गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सर। बढ़िया हो ना? ठीक। अच्छा जी, कल हमने क्या क्या किया था एक बार पहले उसको जल्दी से रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़े। तो कल की क्लास में हमने यार वीडियोस ऑन कर लो यार, अच्छा लगेगा। कल की क्लास में हमने क्या किया? कल हमने हाउस प्रॉपर्टी नाम का चैप्टर शुरू किया और हाउस प्रॉपर्टी में हमने सबसे पहले ये देखा कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में कौन सी इनकम आती है। श्रेया और संजना, आई होप कि आपने वीडियो देख लिया है। सर मैंने देख लिया, लेकिन अब वो लास्ट का जो हाफ एन आवर था उसमें वीडियो बफर हो रहा था तो कंप्लीट नहीं कर पाई। चलो अब देख लेना क्लास के बाद हाँ, ना उसको। कौन सा अनलाइज रेंट वाला पार्ट? चलिए कोई नहीं, देख लेना सर। हाँ जी हाँ जी। सर मेरे को उसमें जो आपने सेकंड क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स वाला एक पॉइंट बताया था वो मेरे को समझ में नहीं आया सर, एक बार वो म्युनिसिपल टैक्सेस जो पेड होते हैं ना, चाहे वो किसी भी साल के हो, वो सारे लेस हो जाते हैं। जितने भी आपने पे किया म्युनिसिपल टैक्सेस वो सारे लेस हो जाते हैं, चाहे वो इस साल के हो, चाहे वो पिछले सालों के हो, चाहे वो आगे वाले सालों के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी पेड है, ड्यू वाला नहीं। फिर हाँ, सिर्फ जो पे हुआ है वो वाला। हाँ ठीक है। उसके बाद हमने जीएबी सॉरी उसका फॉर्मेट देखा था। सबसे पहले हमारा क्या आता है जीएबी, उसमें से हम दो चीजें माइनस करते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट एंड म्युनिसिपल टैक्सेस। फिर हमारा आ जाता है एनएवी। एनएवी में से 24(1) की डिडक्शन 30% एंड देन 24(2) की डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल। हमारी आ जाती है इनकम अंडर रेंट हाउस प्रॉपर्टी। मैंने आपको कल अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी का एक पॉइंट लिखवाया था, बट आपने भी नहीं बोला और मेरे को भी थोड़ी सी एक वो हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मेरे को लगा मैंने आपको अनरियलाइज्ड रेंट का भी लिखवा दिया ट्रीटमेंट कि अनरियलाइज्ड रेंट क्या होती है, तभी तो रिकवरी की बात होगी। तो अनरियलाइज्ड रेंट के मैंने नहीं लिखवाया, मैं थोड़ा सा मतलब वो रह गया कल, वो लिखते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार यहाँ देखिएगा कि अनरियलाइज्ड रेंट का ट्रीटमेंट कैसे होगा। अभी लिखना मत, अभी पहले यहाँ देखना। फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन का एफआर भी आपको दे रखा है 1,20,000, एमबी दे रखा है 1,50,000, एसआर दे रखा है 1,10,000, एक्चुअल रेंट दे रखी है आपको 15,000, ठीक है, पर मंथ। और आपको ये दे रखा है कि अनरियलाइज्ड रेंट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च। ठीक है, तो आइए अब इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं कैसे करेंगे। पहले इन दोनों में तो ये हायर हो गया, इसमें और इसमें ये लोअर हो गया, तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट बन गया 1,10,000। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? अब हम एक्चुअल रेंट में ना पहले हम ये मानेंगे कि हमारी जो अनरियलाइज्ड रेंट है वो भी हमें रियलाइज हो गई। एक पहले हम ये मानेंगे कि हमारी अनरियलाइज्ड रेंट हमें रियलाइज हो गई, तो हम पूरे 12 महीने की निकालेंगे। तो 15,000 इंटू 12 कितना हुआ? 1,80,000। इनमें से हायर कौन सा हुआ? ये, ठीक है ना। तो आपने जीएबी लिखा अपना 1,80,000 लेस अनरियलाइज्ड रेंट 30,000, 2 महीने की। ये बात समझ में आई सबको? पहले जब आप कंपेयर करोगे एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट के साथ, तो आप ये मान के चलोगे कि वो रेंट हमें मिल गई है। पहले ये चीज ना आया था। ये बात समझ में आ गई? पहले इसका छोटा सा एक नोट लिखते हैं, फिर इसका एक क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों जहां पे आपने रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट लिखा ना, उससे पहले एक हेडिंग दे दो, लिख उसके बाद लो, लेकिन हेडिंग उसके पहले दे दो, ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। चलिए, if there is any unrealized rent, then while computing actual rent received or receivable,
such unrealized rent should be ignored. Such unrealized rent shall be ignored. That is रिपीट कर दो. if there is any unrealized rent, then while computing actual rent received or receivable, such unrealized rent shall be ignored. Bracket में लिखिए, that is, we will assume that the rent has been received. We will assume that the rent has been received. Next paragraph में लिखिए आप, we will compare the expected rent with actual rent. We will compare the expected rent with actual rent received or receivable. We will compare the expected rent with actual rent received or receivable in the normal manner. In the normal manner and compute GAV. Full stop. Now from this GAV, we will subtract the unrealized rent. We will subtract the unrealized rent. चलिए बच्चों जल्दी से illustration 5.7 करिए. Illustration 5.7 पेज नंबर है आपका, बता दो. वन 127 पेज पे पेज illustration 5.7 करिए. तो हाँ जी, जो आपने LTC का हमें नोट्स कॉपी करने को दिए थे वो आप समझाओगे अभी? हाँ समझाऊंगा. हाँ वो थ्योरी है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, मैं समझा दूंगा. थोड़ा सा हाउस प्रॉपर्टी हो जाए फिर समझा. एक्चुअली अभी ना नेक्स्ट वीक हमने क्लास रखेगी सैलरीज की डाउट क्लास, उसी में समझाऊंगा. सर कौन सा करना है? 5.7 5.7 127 पेज पे.
हो गया तो कुणाल, दोनों पार्ट हो गए सार्थक? तो सर ये तो आपके हो अनरियलाइज्ड गए? रेंट ऊपर ही हम क्यों नहीं माइनस कर देते जब हम एक्चुअल रेंट निकाल रहे होते हैं? वैसे जो प्रेजेंटेशन बनी हुई है उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते। संजना आपके? सर कर रही हूँ, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है अभी। जल्दी जल्दी कर। श्रेया आपने कर लिया? सर कर रहा हूँ सर, हो गया फर्स्ट पार्ट। आर्यन आपका हो गया? कर रहा हूँ सर, हो रहा है। सर एक्चुअल रेंट वाला पार्ट समझा दो। क्या इस सेकंड वाले में? हाँ मेरे को समझ नहीं आ रहा है 25 क्यों लिया। सर एक मैम सेम ही तो किया है, कुछ चेंज नहीं किया। एक्चुअल एंड 21,000 आपकी हाँ। पहले थी, फिर अक्टूबर से 25,000 हो गई, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सॉरी अक्टूबर 31 से, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने 25,000 है, उससे पहले 7 महीने की 21,000 लिए। और वो बोले, मैंने बोला ना आपको अनरियलाइज्ड को रियलाइज्ड मानोगे पहले, इसलिए अक्टूबर सितंबर और अक्टूबर की पहले मान के चलो कि मिली है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको माइनस करेंगे। सर एक बात बताओ, इन लोगों ने जैसे दोनों पार्ट में ये स्टेप 1 में 240 क्यों उठाया? 240 तो है नहीं, 272 नहीं है ठीक? मतलब सर 272 ही तो है सर, 272 ही तो लिए दोनों में। हाँ, तो इन लोगों ने 240 में अननेसेसरली लिखा हुआ है। अननेसेसरी नहीं लिखा हुआ, वो वर्किंग दिखाई है ना आपको कि पहले एक्सपेक्टेड रेंट 240 है, फिर सर एक्चुअल लेकिन रेंट पिक तो 272 हाई है। वाला करेंगे सर, वो तो। हाँ मतलब ठीक है, इधर नहीं लिखना चाहिए था, लिख दिया कोई नहीं। हो गया? सर हो गया। चलिए अब देखिए बच्चों, अगर आप यहाँ देखिएगा, अब मैंने आपको कल, पहले मेरे को बताइए, कल लास्ट क्लास में मैंने आपको कितने केसेस लिखवाए थे हाउस प्रॉपर्टी के, देख के बताइए। 8 बोले थे आपने। 8 केसेस थे ना, तो अब हम इन 8 केसेस में हम मिला के देखेंगे कि हमारे को जीएवी हमारे को किस तरीके से फॉर्मेट बनाना है, क्या क्या चेंजेस है। ठीक है, आप सिर्फ हेडिंग दे दीजिए पहले, कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी अंडर वेरियस कैटेगरीज। सबसे पहली हेडिंग क्या थी, केस क्या है बताना, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, यस और नो? हाँ जी कुणाल, फर्स्ट कैटेगरी क्या है? फर्स्ट कैटेगरी क्या है? लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। लिखिए, ये फर्स्ट कैटेगरी लिख दीजिए, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। सर एक बार हेडिंग ढंग से देखनी रही, रिपीट। पहले तो लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी अंडर वेरियस कैटेगरीज, फिर उसके नीचे पहली कैटेगरी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। अब यहां देखिएगा, अभी मत लिखना, मैं एक एक कैटेगरी आपको लिखने का टाइम दूंगा। अब यहां देखिए, देखो लेट आउट है 12 मंथ्स, तो आपको सबसे पहले एफआर भी दे रखा होगा क्वेश्चन में, ये भी 12 महीने का होगा। आपको एम भी दे रखा होगा, ये भी 12 महीने का होगा। इन दोनों को कंपेयर करके हायर सेलेक्ट कर लिया। आपको एसआर दे रखा होगा क्वेश्चन में, ये भी 12 महीनों का। इसको इससे कंपेयर किया और लोअर सेलेक्ट कर लिया, यही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा, ये भी 12 महीनों का, और एक्चुअल रेंट भी हमारा 12 महीनों का ही होएगा। तो ये तो सबसे सिंपल केस है, इन दोनों को कंपेयर किया, हायर आ गया, और यही हमारा क्या बन गया, जीएफ। ठीक है ना, तो इसमें तो कोई नया पॉइंट है ही नहीं। अब लेकिन धीरे धीरे जैसे केसेस बढ़ेंगे तो कोई नया पॉइंट भी आएगा, पहले आप इसको कॉपी करिए एज इट इज, हम हर का केस बनाते रहेंगे इस तरीके से आगे बढ़े। सर क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं, क्या नहीं है क्लियर? सर बहुत ब्लर है आज। बोर्ड किसी का क्लियर आ रहा है? कुणाल सही आ रहा है? क्या दिख नहीं रहा बिल्कुल भी? मजा नहीं आ रहा। देखो एक मिनट, अब कुछ साफ हुआ? अब ठीक है सर, अब ठीक। चलो करो।
लिख लिया? हाँ जी बच्चों, लिख लिया? Yes, चलिए अब sir. सेकंड कैटेगरी क्या बताइएगा मेरे को। partially let out and partially vacant. पार्शली लेट आउट एंड पार्शली वेकेंट। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दो बच्चों। देखिए ऐसे ले लेते हैं, एफआरवी आपको दे रखा है 12 महीनों का 1,20,000। एमवी आपको दे ही नहीं रखा। एसआर आपको दे रखा है 12 महीनों का 1,18,000। अच्छा, लेट आउट है 10 मंथ्स, तो वेकेंट कितना हो गया? 2 मंथ्स। ठीक है, अब हम 3 केसेस बनाएंगे। एक्चुअल रेंट है 20,000 पर मंथ, एक्चुअल रेंट है 10,000 पर मंथ एंड एक्चुअल रेंट है 8,000 पर मंथ। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? अब देखते हैं पहला केस, देखते हैं पहला। एफआरबी 12 महीनों का ही है, ठीक है, और एमबीआई नहीं तो यही हायर हो गया 1,20,000 और इसको एसआर है 1,18,000, तो ये हो गया। तो हमारी एक्सपेक्टेड रेंट आ गई 1,18,000, लेकिन ये तो 12 महीनों की है और एक्चुअल रेंट कितनी है मेरी? 20,000 10 मंथ्स की, क्योंकि 10 महीने किराए पे चढ़ा है ना। ये तो मेरी 10 मंथ्स की है, तो कितना हो गया? 2 लाख। तो हम क्या करेंगे इसमें, एक्सपेक्टेड रेंट को 10 मंथ्स पे ले आएंगे, ठीक है, इनटू 10/12 करके। तो ये कितना आ गया? 9830। अब ये भी 10 मंथ्स का है, अब ये भी 10 मंथ्स का है और ये भी 10 मंथ्स का है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, कौन सा हायर है? ये वाला 2 लाख, ये हमारा क्या हो गया? जीए। समझ में आई पूर्वा ये बात? पूर्वा, संजना? हाँ जी सर। चलिए संजना, ये आ गया कुछ? आपको भी समझ में आया? आइए इधर भी देखते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट वही 1,18,000 इंटू 10/12, तो 98,333, और एक्चुअल रेंट कितनी हो गई? 10,000 इंटू 10, 1 लाख। हायर कौन सी है? ठीक है, समझ में आ गया? अब इस केस में देखते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट तो यही हो गया 98,333, एक्चुअल रेंट देखते हैं 8,000 इंटू 10, ये तो 80,000 हो गई। तो इसमें हायर कौन सा होगा? ये बात समझ में आई? हाँ जी पूर्वा, समझ आया? आगे ना आपको सर ये तीनों केसेस आपने सिर्फ समझाने के लिए बनाए हैं या सिर्फ फिर समझाने के लिए एक्चुअल रेंट अलग अलग करके बताया कि एक्चुअल रेंट अलग अलग होगा तो क्या फर्क आएगा, जैसे इसमें फर्क आ गया। कुणाल समझ में आया? ये वर्किंग समझ में आई आपको? ये वर्किंग 10/12 वाली वर्किंग जो की है हमने। चलिए इस केस को मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करिए और इसको जल्दी से कॉपी करिए।
हो गया? यस सर। नहीं सर। जल्दी करो। हो गया बच्चों? यस सर। सर अगर चल। इसमें हमें जो ये 3 सेकंड सर। एक्चुअल हाँ। रेंट है, कौन सा? एक्चुअल रेंट जो है हाँ वो अगर एनुअल दे रखा था तो उसको भी फिर 10 महीने में करते हैं ना कन्वर्ट? हाँ, अगर एनुअल दे रखा होता, देख फर्क है यहाँ पे। अगर एनुअल रेंट लिखा हुआ है दैट मींस वो 12 महीनों की दे रखी है। ठीक है, फिर आप उसको 10 में एक महीने की निकाल के 10 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है। ठीक है, अगर लिखा होता है एक्चुअल रेंट है तो वो मतलब उतने महीनों की है जितने महीनों की मिली है। अच्छा, अगर पर मंथ नहीं लिखा होता तो? हाँ, जैसे मान लो एक्चुअल रेंट दे ही तुम्हें रखी है 1 लाख दे रखी है, हाँ। तो एक्चुअल रेंट मतलब वो 10 महीनों की ही है। फिर एनुअल मतलब 12 महीनों की, मतलब अगर एनुअल पर के लिए मंथ ना लिखा होता। होगा, एनुअल हाँ? लिखा हुआ होगा। हाँ हाँ, वो तुम्हें पता होगा क्वेश्चन में एक्चुअल है कि एनुअल है, वो क्या लिखा हुआ है। बच्चों जल्दी से आइए, बुक पे आइए, पेज नंबर पेज नंबर 125 पे आइए। 5.3 5.4 करिए, 5.3 5.4। सर हाँ जी। एक बार दोबारा बताना, एक्चुअल रेंट लेते हैं वो तो पूरे साल का लेंगे ना? नहीं नहीं, क्यों? एक्चुअल रेंट तो उतने महीनों का लोगे ना जितने महीने रिसीव हुई है। तो हमने एक बार अनरियलाइज्ड के केस में पूरे साल का लेते हैं, वेकेंट के केस में उतने महीनों का लेंगे जितने महीने की रिसीव हुई है। वेकेंट मतलब जो खाली रहा, वो तो मिलनी नहीं थी ना फिर। रियलाइज वाली। तो मतलब अगर हो गया पूर्वा? इस केस में सर अगर अनरियलाइज्ड रेंट भी होता हमारा तो फिर क्या करेंगे? तो फिर अनरियलाइज्ड जिस महीने की होती उसको तो ले लेते पहले एक्चुअल रेंट में, अच्छा फिर जीएपी निकल जाता, उसमें से अनरियलाइज्ड माइनस कर देते। ठीक। हो गया सबका? दोनों हो गए? नहीं, दूसरा मेरे को दोनों? अनरियलाइज्ड रेंट वाला पार्ट समझ ही नहीं आ रहा। कौन सा? मतलब इस क्वेश्चन में नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड रेंट वाला जो टॉपिक है ना, हाँ, समझ नहीं आ रहा क्या करना कौन है। सा वाला क्वेश्चन नंबर बताओ? ये जो इससे पहले करवाया था ना आपने अनरियलाइज्ड। 5.7। हाँ जी। लो मैं करवा देता हूँ। देखो, म्युनिसिपल वैल्यू ये हमारी क्या है? 2 लाख, फेयर एंड 240 है। तो हमारी 240 हो गया, ऐसा है ही नहीं,
तो एक्सपेक्टेड रेंट भी 240 हो गया। ठीक है, अब देखो एक्चुअल रेंट देखो कितने महीने की है, 21,000 है अक्टूबर तक, और उसके बाद 25,000 हो गया। लेकिन सितंबर अक्टूबर की रेंट रियलाइज नहीं हुई, मिलनी चाहिए थी, मिली नहीं। पहले आप मान लो मिल गई, ठीक है, तो 21,000 इंटू अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 मंथ्स प्लस 25,000 इंटू 5 मंथ्स, ये कितना आया, ये आ जाएगा हमारा 2,72,000। आप बिल्कुल भूल जाओ अनरियलाइज्ड रेंट कोई है, इन दोनों में से आया कौन सा, ये इसमें से माइनस कर, अब ये आपकी जीएवी आ गई, आप अपना फॉर्मेट याद करो, जीएवी लेस अनरियलाइज्ड रेंट। तो कौन से महीनों की रेंट अनरियलाइज्ड थी, सितंबर एंड अक्टूबर। सितंबर एंड अक्टूबर में रेंट क्या चल रही थी, 21,000। तो 21 एंड 21 कितना हो गया, 42। अच्छा आया पूरा समझ। सर मतलब एक सेकंड पहले आप भूल जाओ कि अनरियलाइज्ड हुई भी है, आप ये मान के चलो मिल गई। ठीक है। वेकेंट इज अलग चीज, वेकेंट अलग है, अनरियलाइज्ड अलग। हाँ जी सार्थक। सर इसमें इलस्ट्रेशन 5.4 में इन्होंने हाँ। 1,20,000 और 1,08,000 जैसे हमारी वैल्यूज आई है, तो इन्होंने हाँ। 1,08,000 क्यों लिया है एक एनएवी में? 1,20,000 लेना चाहिए ना, वो हायर है। एक 5.4 पे आइए जल्दी से। एक्सपेक्टेड रेंट आपको 1,20,000 दे दी। सर मैंने आपको बताई तो 1,20,000 है, ठीक है, लेकिन वो तो 12 महीनों की है ना बेटा, हाँ हाँ तो इसको अभी एडजस्ट नहीं करोगे आप, अच्छा 3 महीनों का एडजस्टमेंट नहीं करोगे, 9/12 नहीं करोगे इसको, हाँ हाँ करेंगे तो सर। वो तो किया ही नहीं ना आपने। तो ऐसे तो सर इसने ऊपर वाले में भी नहीं किया शायद। ऊपर इन्होंने नहीं कर रखा, इन्होंने वर्किंग अपने मन में की है ना, आप कर सकते हो, आपको करना है मतलब। अब इन दोनों में से कौन सा आया था, ये सार्थक आपका पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है सर, ठीक। कुणाल इन्होंने मन में ही कर लिया, आपको करना है मतलब, चाहे आप ठीक। उसको वर्किंग नोट्स में करो चाहे कहीं भी करो। सर हम तो सर ईआर कोई मतलब एक्सपेक्टेड रेंट कोई करेंगे ना। हाँ हाँ सीधा एक्सपेक्टेड रेंट का। जिसका ये हो गया वो प्रॉब्लम नंबर 1 करेगा, 5.4 के नीचे ही है। कौन सा क्वेश्चन करना है सर? प्रॉब्लम नंबर 1 5.4 के नीचे। समझना हो गए। कर रही हूँ सर, लास्ट क्वेश्चन 5.4। सर इसमें तो लेकिन 3 केस वाला प्रॉब्लम बन रहा है। कौन सा? सर प्रॉब्लम नंबर 1 में तो 3 केस वाला नहीं आ जाएगा, एक वेकेंट वाला, एक 14 वाला और एक 18 वाला। क्या 3 केस बेटा, क्या 3 केस यार? सर पहले 14,000 में लेंड करा, फिर उसके बाद 2 महीने खाली रहा, फिर उसके बाद हाँ। 18 लाख में 18,000 में वो करा। हाँ तो सर क्या हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले 14,000 की रेंट लो आप, कितने महीनों तक की लोगे 14,000 की रेंट, 30 अक्टूबर तक, फिर नवंबर दिसंबर की मत लेना नहीं, फिर 18,000 लो 3 महीनों की, क्या हो गया? ऐसे तो इसमें क्या दिक्कत होगी, करो आप करके देखो, लिख के करके देखो, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, सिंपल है। तो प्रॉब्लम 1 करना है ना? हाँ जी हाँ जी।
सर हो गया। हो गया? मैच हो रहा हाँ है? जी। हाँ जल्दी से करिए सब। सर हमारे कॉलेज में तो बहुत आगे तक पहुंच गए। कोई नहीं बेटा, सर देखो हम तो PGB कितनी क्लासेस सर इनकम अंडर द हेड PGBP तक आ गए। क्या कहाँ तक? इनकम अंडर द हेड PGBP। अब यार वो उनका वो तो बहुत जल्दी और करा सर वो दिया। पीछे की जो ये गिरीश आहूजा की जो पीछे की एक्सरसाइज है ना अनसॉल्व्ड, वो भी हाँ। सॉल्व करने को दे रहे हैं। सर आता ही नहीं। अब यार देखो, आप खुद ही पता, हम तो फ्रीक्वेंसी कितनी अच्छी है हमारी तो क्लास की, क्या कर हाँ सकते हैं नहीं हम। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ पागल हो गए कॉलेज वाले तो। हाँ, तो उनको तो बस खत्म कराना है कोर्स के। चलिए हो गया बच्चों, आर्यन जल्दी सर कर। ये एक बार समझाओ सर। प्रॉब्लम नंबर 1, चलिए आइए। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी दे रखी है? 120। फेयर रेंट 180। स्टैंडर्ड रेंट 150। एक्सपेक्टेड रेंट 150 हो गई। अब एक्चुअल रेंट की बात करते हैं। 14,000 है। सर 140 हो गई। हाँ नहीं, 140 कैसे हो गया? कुछ नहीं, अक्टूबर कुछ तक है ना नहीं। 14,000। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 मंथ्स प्लस, ठीक है। उसके बाद नवंबर में नहीं चढ़ी, नवंबर दिसंबर जनवरी नहीं चढ़ी। उसके बाद 18,000 चढ़ी है फरवरी से। 18,000 इंटू 2 कितना हो गया? 1,34,000 1,34,000। 34,000। अब ये 9 महीनों की है, तो इसको भी 9 महीनों का करना पड़ेगा। 122। ये कितना आया? 1,12,500। 1,11,12,500। अब इन दोनों में से कौन सा हायर है? ये तो जीएबी क्या हो गया, ठीक है। लेकिन उन्होंने एनए भी मांगा है, तो टैक्सेस माइनस करेंगे। 15% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू लेस टैक्सेस। म्युनिसिपल वैल्यू 1,20,000 है। 18,000। हाँ जी श्रेय, समझ आया? हाँ सर। तो सर हमेशा मतलब ईआर को कन्वर्ट करेंगे। हाँ जी, हमेशा ईआर को कन्वर्ट करेंगे वेकेंट के केस में। ओनली वेकेंट के केस में। ठीक। चलिए अब थर्ड बताइए, थर्ड केस क्या है? सर इसे साल के बीच में तो वेकेंट नहीं कर सकता ना, अगर मतलब सॉरी महीने के बीच में, मंथ के बीच में। नहीं पूरे मंथ का ही होगा। थर्ड केस बताइए क्या है? वेकेंट एंटायर ईयर। वेकेंट थ्रू आउट द ईयर। बट बच्चों जिन केसेस में वेकेंट है 12 के 12 महीने, उनमें जीएवी निल आती है हमेशा, क्योंकि जब चढ़ाई थी तो निल है, जीएवी है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे जीएवी निल अभी मत लिखना, पहले यहाँ देखो। लेस अनरियलाइज्ड रेंट जो है वो भी नहीं होगी, क्योंकि जब चढ़ाई नहीं तो अनरियलाइज्ड कहां से हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। लेकिन टैक्सेस तो हो सकते हैं ना। म्युनिसिपल टैक्सेस तो हो सकते हैं, तो वो आप माइनस करोगे, आपका एनए भी नेगेटिव आ जाएगा। 30% डिडक्शन मिलेगी नहीं, क्योंकि नेगेटिव की नहीं मिल सकती, वो सिर्फ पॉजिटिव की मिलती है। इंटरेस्ट
सर आप गए? एक हाँ नहीं गए नहीं, आ गए, वापस आ गए, कहीं नहीं गए सर, आ गए। हाँ, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(2) इंटरेस्ट तो मिल सकती है, तो जो भी पे किया इंटरेस्ट वो माइनस कर देंगे, नेगेटिव में से और नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, लॉस अंडर द हेड हाउस। समझ में आई पूरी वर्किंग? सर ये डिडक्शन वाला हाँ जी बेटा सर। सर ये हाँ जी। डिडक्शन वाला बताना, डिडक्शन वाला बताना। देखो एनए भी नेगेटिव आ गई, हाँ तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगी नहीं, 30% तो मिलेगी नहीं, हाँ ठीक है ना। वो नेगेटिव का और नेगेटिव नहीं हो सकता ना, वो तभी हाँ। मिलती है जब वो पॉजिटिव हो। लेकिन इंटरेस्ट जो आपने हो सकता है पे किया हो, तो इंटरेस्ट आप माइनस करोगे, पूरा इंटरेस्ट जो भी हम निकालना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में वो माइनस करोगे, तो आपके लॉस आ जाएगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव में और माइनस हो गया तो लॉस आ जाएगा। अच्छा इंटरेस्ट माइनस करेंगे? हाँ करेगी, क्यों, अगर घर खाली पड़ा है तो ऐसा तो हो सकता है ना वो घर लोन पे लेके बनाया हो और लोन पे इंटरेस्ट आपने पे किया। अब आप बोलोगे सर इस लॉस का फायदा क्या होगा? इस लॉस का ये फायदा होगा कि मान लो आपके पास एक और घर है, उससे आपको मान लो इस साल या अगले साल आपके पास एक घर है जिससे आपको रेंट आती है, तो ये लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं। हम किसी भी लॉस को 8 इयर्स तक सेट ऑफ कर सकते हैं, 8। सर जो फर्स्ट वाला होता है इसमें एनएबी के नीचे, वो तो होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरा वाला इंटरेस्ट होता है। हाँ, पहला होता है 24(1) होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 24(2) होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा। हो गया? जैसे लॉस आया तो उसका मतलब क्या है, बोले दोबारा? सर मैंने बताया लॉस का मतलब ये यार, इनकम का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इनकम है, जो नेगेटिव है वो लॉस है। लॉस मतलब अगर मान लो मेरे पास एक और घर है और उस घर से मेरे को मान लो इनकम आती है 5 लाख की या 10 लाख की, और इससे 1 लाख का लॉस आता है, तो मैं 10 लाख माइनस 1 लाख करके 9 लाख पे इनकम पे वो दूंगा, टैक्स दूंगा। अच्छा मतलब अच्छा दोनों हाउसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं, हाँ सेट ऑफ कर सकते हैं। लॉस इज नथिंग बट नेगेटिव इनकम, तो अगर इनकम पे इनकम टैक्स दे रहा हो तो लॉस जो नेगेटिव इनकम है उस पर टैक्स वापस बचाऊंगा भी तो अपना, इसलिए लॉस इज वेरी बेनिफिशियल। चलिए आइए केस 4 देखते हैं। केस 4 क्या है? हाँ जी बताइए, केस 4 क्या है? 2 houses which are self occupied. 2 houses which are self occupied. मैंने आपको कल भी बताया था, एक बार रिपीट करता हूं। पिछले साल से पहले तक, मतलब इस साल से पहले तक सिर्फ एक ही हाउस हो सकता था जिसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकते थे, लेकिन इस साल से हम 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकते हैं। मतलब 2 घर है जिनमें मैं रहता हूं, इसलिए उनकी कोई इनकम नहीं होती, ठीक है, कोई इनकम नहीं है और मैं टैक्स नहीं दूंगा। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में वर्किंग कैसे होगी वो देखते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में भी जीएबी हमेशा नील रहता है, अभी मत लिखना, लेस अनरियलाइज्ड रेंट वो होएगा ही नहीं। इसमें एक जो नया पॉइंट है ये है कि म्युनिसिपल टैक्सेस भी आपको माइनस करने को नहीं मिलते। आपने म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे आपको नहीं माइनस करने को नहीं देंगे, ठीक है, ये नया पॉइंट है। उसमें अभी वेकेंट वाले में माइनस किए थे ना म्युनिसिपल टैक्सेस, इसमें माइनस नहीं करेंगे। तो आपका एनए भी आ गया, लेस 30% डिडक्शन भी नहीं लोगे, मतलब डैश लगा देता हूं। अब आ जाओ इंटरेस्ट पे। बेटा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपको मिलेगा, लेकिन कुछ लिमिट्स के साथ मिलेगा, वो भी पूरा नहीं मिलेगा, कुछ लिमिट्स के साथ मिलेगा। तो यहाँ पे आपका लॉस आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं सब्जेक्ट। अभी जैसे हमने इससे पहले जितने भी केसेस किए और इसके बाद जितने भी केसेस करेंगे, चाहे आपने इंटरेस्ट कितना ही पे किया हो सारा माइनस कर सकते हो, ठीक है, चाहे आपके एनएवी से ज्यादा भी इंटरेस्ट हो तब भी माइनस कर सकते हो, कितना ही हो माइनस कर सकते हो। लेकिन इस केस में सिर्फ और सिर्फ इस केस में यहाँ पे कुछ लिमिट होती है इंटरेस्ट की, जो हम जब हम इंटरेस्ट का पॉइंट करेंगे तब हम सीखेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट्स,
संजना समझ में आया? हाँ जी सर। समझ में आया बच्चों? ठीक है, नया 2 पॉइंट क्या हो गए नए, एक तो ये कि इसमें म्युनिसिपल टैक्सेस भी अलाउड नहीं होता, और एक ये। ठीक है, चलिए जल्दी से कॉपी करिए इसको। फोर्थ केस इसमें मतलब जैसे 2 हाउसेस सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मतलब दोनों में कुछ भी नहीं होगा, जीएवी वगैरह सब कुछ जीरो, सब कुछ नहीं, ऐसे चलता रहेगा, बस इंटरेस्ट होएगा, वो भी लिमिट्स के साथ। और अगर एक ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस घर ही तब भी सेम, तब भी सेम। ये मैक्सिमम 2 हाउसेस लिख लो। कॉपी करिए इसको। ये ना आप जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ये फॉर्मेट्स बहुत काम आएंगे आपको। आपने कैटेगरी देखी, उसके फॉर्मेट के हिसाब से काम करेंगे। एक सेकंड। हाँ जी बच्चों, लिख लिया? अच्छा सॉरी कहाँ से लिखते हैं, अब लिखो। सर इसमें म्युनिसिपल वैल्यू 0 क्यों होती है, मतलब टैक्स नहीं, क्यों इसलिए होती है मैं बताया तो। एक्चुअली जब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होता है ना हमारा, तो म्युनिसिपल टैक्सेस भी हम कम पे करते हैं, मतलब वहां पे भी रिबेट मिलती है म्युनिसिपल टैक्सेस में। तो एक आपको बेनिफिट वहां मिल गया, तो इसलिए यहाँ पे भी इनकम टैक्स वाले ने अपना बेनिफिट विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा जब आपको म्युनिसिपल टैक्सेस ही कम दे रहे हैं तो फिर हम आपको यहाँ पे क्यों माइनस करने को, जस्ट बिकॉज आपका घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आपके हाउस वैसी टैक्सेस बहुत कम है, तो हम वो आपको माइनस करने को यहाँ पे नहीं देंगे। हो गया? सर रुक जाओ थोड़ा, रुक जाओ, कोई नहीं। हो गया बच्चों? यस सर। हाँ जी, हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। चलिए अब 5th केस बताइए। पार्शियली क्या है 5th केस? So house which are partially self-occupied and partially vacant. देखो मतलब क्या हुआ कि 8 लेट अस अज्यूम 8 महीने में रहा और 4 महीने खाली रहा। ठीक है जी, खाली रहा, इसको हम बिल्कुल ही ऐसे मानेंगे कि मैं उसमें भी मैं ही रहा, तो ये वही वाला केस बन जाएगा जो उसके पहले वाला केस है। तो इसके नीचे ये लिखिए, मैं इसके नीचे एक लाइन लिखवा रहा हूँ, बस पूरा नहीं लिख रहे, जो सेम केस बन जाएगा 4th केस ही।
बस ये लिख लीजिए। Same as case 4, the house will be treated as self-occupied. The house will be treated as self-occupied for all reasons. अब देखिए, अब 6th केस बताइए क्या है? सिक्स्थ केस क्या है? partially self-occupied, partially let out. Partially self-occupied and partially let out. ठीक है, ऐसे देते हैं। लेट आउट अभी लिखना मत, यहां देखिए लेट आउट है 8 मंथ्स के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड है 4 मंथ्स के लिए। ठीक है, अब यहां देखिए FIB को कंपेयर करेंगे 12 महीनों का विद MB 12 महीनों का। हायर ले लेंगे। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, लोअर ले लेंगे। ठीक है जी, ये एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीनों का आ गया। एक्चुअल रेंट कितने महीनों का है? 8 मंथ्स का। ये बात समझ में आई? एक्चुअल रेंट कितने महीनों का? 8 मंथ्स का। लेकिन हम कोई एडजस्टमेंट ना तो इसमें करेंगे ना इसमें करेंगे, हम इन्हीं दोनों को कंपेयर करेंगे और हायर ले लेंगे। नो एडजस्टमेंट, जैसे हमने एडजस्टमेंट वेकेंट में की थी, इसको कम किया था, इसको हमने 8 मंथ्स का बनाया था, ऐसी कोई एडजस्टमेंट सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में नहीं होगी। समझ में आई बच्चों ये बात? ठीक है सर हाँ जी साथ है। सर ये तो गलत है ऐसे। सर गलत तो बहुत कुछ है, लेकिन हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते ना। सर ये जैसे लॉ लिखा हुआ वैसा लिखा हुआ है, सर ये तो कुछ नहीं कर सकते। गलत है, ये दो ऐसी वो हो गई है कमोडिटीज है जिनका बेस ही सेम नहीं है, लेकिन ऐसे ही होता है। ठीक है, चलो कॉपी करिए इसको भी, एक लाइन लिखवानी है इसमें। सर ये डीम्ड लेट आउट वाला केस हुआ? नहीं, डीम्ड लेट आउट नहीं है, एक्चुअल लेट आउट है। 8 महीने एक्चुअल लेट आउट हुआ, डीम्ड लेट आउट नहीं है। हो गया बच्चों? इसके नीचे एक नोट लिखिए, नोट no adjustment will be made, no adjustment will be made for self-occupied months, in expected rent, ठीक है बच्चों? चलिए आइए अब नेक्स्ट केस करते हैं। बताइए नेक्स्ट केस क्या है?
बताइए, हाउसेस विच आर पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, पार्शली लेट आउट एंड पार्शली वेकेंट आल्सो, यही है ना? तो इसी में ले लेते हैं, लेट आउट को 6 मंथ्स कर देते हैं और वेकेंट को 2 मंथ्स कर देते हैं। ठीक है, मतलब अब तीनों चीजें, लेट आउट भी है, वेकेंट भी है और सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है, ऐसे ही चलेगा। ये 6 मंथ्स है, अगेन सेम चीज, कोई भी हम इसमें एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेम ही है बिल्कुल, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे हम। ये भी सेम है 60 हो गया। हाँ, सेम एज 6 लिखेंगे, इसको लिख लीजिए, सेम एज 6, ये कॉपी कर लीजिए। हो गया? चलिए लास्ट केस देखते हैं। More than 2 houses which are self-occupied. मान लीजिए, यहां देखिएगा, मेरे पास 3 हाउसेस है, तो मैं तीनों को क्लेम करता हूं कि जी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसलिए कोई भी मैं टैक्स नहीं दूंगा। डिपार्टमेंट कहता है 3 हाउसेस तो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं हो सकते, 2 तो तब भी हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते। देखो मतलब लॉजिक नहीं समझ आया मेरे को, 2 हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते। या तो एक ही बोलते एक हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकता है, या जितने चाहो उतने कर लो सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया, लेकिन ठीक है। तो इन्होंने कहा कि 2 हो सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक को हम डीम्ड लेट आउट मानेंगे, लेकिन कौन से हाउस को डीम्ड लेट आउट मानना है वो आपके ऊपर छोड़ा। अब देखो केस बनाएगा, हम इसमें 3 केसेस, यहां देखिएगा, अभी मत लिखना, हम 3 केसेस बनाएंगे। केस 1, मैं इस फर्स्ट हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लूंगा, सेकंड को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लूंगा, थर्ड को लेट आउट मान लेता हूं। तो क्या करूंगा मैं, इसका सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला केस जो हमारा 4th केस था उसके तरीके से निकाल लूंगा, इसको भी 4th केस की तरह निकाल लूंगा और इसको फर्स्ट केस की तरह निकाल लूंगा। 12 के 12 महीने लेट आउट। ठीक है, इससे लॉस आएगा, इससे भी लॉस आएगा, इससे इनकम आएगी, प्लस माइनस करके यहाँ पे आ जाएगी नेट इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है ना, यहाँ पे नेट इनकम आ जाएगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब केस 2, इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड, बीच वाले को लेट आउट, इसको भी सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, ऐसे इसकी भी इनकम आ जाएगी, प्लस माइनस, समझ में आ रहा है पूर्वा? ठीक है, आइए थर्ड केस, इसको लेट आउट, इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसकी भी नेट इनकम आ जाएगी। इन तीनों में से कुणाल कौन सा केस सिलेक्ट करना पसंद करेगा, जिसकी इनकम सबसे कम आएगी, जिसकी इनकम सबसे ज्यादा आएगी? सबसे कम। क्योंकि एज अ एसएससी, एज अ टैक्स पेयर, मैं वो पसंद करूंगा जिसकी इनकम कम आएगी, क्योंकि टैक्स कम जाएगा। तो इसमें से हम लीस्ट वाला सिलेक्ट कर ले। संजना समझ में आया? हाँ जी सर। चलिए जल्दी से कॉपी करिए। इसके आगे ना सेल्फ ऑक्यूपाइड लिख लीजिए, केस 4, केस 4, केस 1, केस 4, केस 1, केस 4, केस 1। श्रेय समझ में आ रहा है? जी सर। ऐसा आपको कुछ कुछ याद आ जाएगा, हमने सैलरी स्टेप डे में भी किया था, 2 कार वाला,
याद आ रहा है, 2 cars which used for official and personal purpose, ऐसे केसेस ही बनाए थे। सर ये फुल्ली वेकेंट वाले क्वेश्चन होते भी हैं? हाँ बहुत क्वेश्चंस होते हैं, करेंगे हम, करेंगे ना। मतलब फुल्ली वेकेंट पूरे साल? हाँ उसमें निकालेंगे क्या हम? इंटरेस्ट। अच्छा ओहो ओहो ओहो, कुणाल का फोन बज रहा है। चलिए बच्चों, लिख लिया? इलस्ट्रेशन 5.5 पे आइए। देखिए करके जल्दी से 5.5 एंड 5.6 जल्दी से करिए। क्या 5.5 एंड 5.6। सर हाँ जी जय। सर आपने बोला था कि एक बार सैलरीज खत्म हो जाएगा तो आप थोड़ा ब्रेक दोगे और क्लासेस भी थोड़ी कम टाइम की रखोगे। तो हो तो गई अब 3 दिन में। अब तो अब आपकी सीधा क्लास होगी मंडे को। सर क्यों खेल रहे हो सर, कल तो संडे है। क्यों, कल संडे है तभी तो। अब सीधा क्लास मंडे को होगी, छुट्टी है आपकी 1 दिन की। कल तो ट्यूसडे बोला था आपने। मैंने हाँ ट्यूसडे बोला था? कल आपने कहा था नहीं, मंडे नहीं लूंगा। मैंने ट्यूसडे बोला था। और क्या, रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा कैचिंग हो गई सर, कैचिंग हो गई। नहीं नहीं, कहीं मैं गलती से निकल गया, स्लिप ऑफ टंग हो गई कि मंडे को रखिए। आपने 4 सर बार बोला था मंडे नहीं लूंगा सर मैं। मत करा करो सर, अच्छा कॉलेज अब का अभी तो बड़ा करो यार, प्रेशर हो रहा है। अभी तो करो यार, अभी तो करो। सर हो लेकिन गया। इसका कोई रीजन होता है क्या कि जब सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट हो तो हम वो एडजस्टमेंट नहीं करते? नहीं, क्या क्या कहा आपने, बोलना तो फिर से। ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट होता है तो इसका कोई रीजन होता है क्या कि मतलब इसमें एडजस्टमेंट नहीं करते और वेकेंट वाले में? नहीं नहीं, कोई रीजन नहीं है यार, लॉ में लिखा हुआ है। काफी चीजें अगर देखा जाए तो लॉजिकली सही भी नहीं लगती, लेकिन जैसा लॉ में लिखा हुआ है हमें तो इसी तरीके से करना। मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए एडजस्टमेंट। बट लॉ में ये लिखा हुआ है कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस को आपने उससे कोई भी बेनिफिट क्लेम किया है, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से आपने कोई भी बेनिफिट क्लेम किया तो हम मानेंगे कि वो लेट आउट है। ये लिखा हुआ है लॉ में। अब इसका लॉजिक नहीं समझ आया। हो गया सर। सर हो हो गया? गए। दोनों हो गए? यस हाँ सर। जी।
ओके बच्चों, अब आप आइए एक बार। फाइव पॉइंट वन वन आपका होमवर्क है। 5.11 सर कहाँ पे है? पेज नंबर 130 पे। उसके बाद आप आइए 5.13 या 13 अभी करो, एक मिनट। 13 अभी करो और 14 आपको फिर होमवर्क होएगा, तो 2 होमवर्क होएगा आपके। 11 एंड 14 होमवर्क होएगा आपका। 13 अभी करो। इनका मत देखना सॉल्यूशन, इनका बिल्कुल मत देखना सॉल्यूशन, कंफ्यूज हो जाओगे। आप अपने तरीके से करना, मैच करेगा आंसर। इनका करने का तरीका अलग है। सर कौन सा, एक बार वापस रिपीट करना। 5.13 केसेस बना के करना है आपको। तो सर इसमें हाँ जी? इंटरेस्ट वाला कुछ भी नहीं है ना अभी? इंटरेस्ट वाला है क्या इसमें पॉइंट? एक मिनट, पूछ रहा हूँ, पता नहीं। नहीं इसमें तो नहीं है। ठीक है ठीक है। तभी नहीं है। अच्छा 14 आप अभी होमवर्क मत करना, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट का पॉइंट है। तो आपका होमवर्क सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, 14 अभी नहीं कर पाओगे आप, रहने देना उसको। सर ये डेट ऑफ कंप्लीशन क्यों दे रखी है हमें? हाँ जी, हो रहा है। ये डेट ऑफ कंप्लीशन क्यों दे रखी है? डेट ऑफ कंप्लीशन क्यों दे रखी है? सर वो दे तो आपको इसलिए रखी है कि उससे इंटरेस्ट का पॉइंट करेंगे, लेकिन वो है नहीं ना, इंटरेस्ट को छोड़ कोई आपके लिए वो है, यूजलेस है। अच्छा, और इसमें इंटरेस्ट जैसे के पॉइंट में है, बट इसमें इंटरेस्ट का कोई पॉइंट नहीं है। और इसमें एक्चुअल रेंट तो है ही नहीं किसी पार्ट में, तो सीधा म्यूनिसिपल और फेयर रेंट ही करेंगे। हाँ हाँ, ठीक। तो वही आपकी एक्सपेक्टेड रेंट ही बन जाएगी एक्चुअली, वो ठीक। मतलब जीएबी। बेटा इसमें 3 केसेस बनाने हैं आपको। पहला केस, 2 हाउसेस को सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक को लेट आउट। हो गया सर। डेट ऑफ कंप्लीशन का क्या करना है? सर डेट ऑफ कंप्लीशन का जो यूज है ना, वो इंटरेस्ट के पॉइंट में होता है। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए डेट ऑफ कंप्लीशन वाला पॉइंट यूजलेस है आपके लिए। हो गया सर। हो गया? केसेस बन गए तीनों? 3 केसेस बनाए ना? सर वैसे ही हो गया। 46,200 फर्स्ट हाउस का सबसे कम आया। नहीं, आपने कैसे किया? आपने केसेस बनाए तीनों? नहीं सर, मैं कैलकुलेट कर लिया ना सबका, म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस किए और मैं हाँ। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया। फर्स्ट हाँ। हाउस का 46,200 आ रहा है, वो सबसे हाँ। लो है तीनों में से। केस बनाने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी। केस तो आपको, अच्छा ठीक है, आप नहीं मतलब ऐसा आप केस में ना प्रेजेंट करना पड़ेगा ना आपको। हाँ हाँ केस 1 में सेल्फ ऑक्यूपाइड। हाँ हाँ प्रेजेंट कर दूंगा वैसे अभी, मतलब हाँ, देखते ही ठीक। पता लग गया वो 46,200।
चलिए अब आप इसको कंप्लीट करिएगा, हम मंडे को मिलेंगे, ठीक है? 6:30 मिलेंगे, 6:30 मंडे को 6:30 मिलेंगे और 1 आवर, ठीक है? खुश शेष रहे, 1 घंटे की रख दी। थैंक यू सर। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करेंगे आप लोग। सर हाँ इसमें जी। एक्सपेक्टेड रेंट है वही वाला, हाँ जी, वही वाला क्या कहते हैं एआर होगा, क्योंकि वही AR आपका जीआर हो जाएगा, हाँ मतलब जीएवी हो जाएगा ना। सर ठीक है। हो गया पूर्वा, केसेस बनाया तीनों, ठीक। संजना आपका हो रहा है? सर कर रही हूँ अभी। चलिए आप ये वाला होमवर्क है ये भी कंप्लीट करेंगे आप, ठीक है? 5.13 आपको करना है, 5.11 जिसका नहीं हुआ वो कंप्लीट करेगा मंडे को 6:30, नॉट 6, 6:30 to 7:30, ठीक है? सर ओके बाय बाय। सर हाँ जी बेटा कोई नहीं सर, आप सर मेरे को ना एक डाउट आ रहा था। बोलो। हाँ सर जैसे ये अभी जो ये मेरे कल कौन भाई था, सार्थक करके जो भी था शायद, तो उसने मतलब जैसे हम लोगों ने वो तो कर दिया, मतलब NAV आ गया सर, ठीक है ठीक है? फिर उसके बाद हमने 30% माइनस कर दिया और फिर उसके बाद आ गया, ठीक है। ठीक है? इसमें अब आप 3 केस क्या बोल रहे हो? मैंने तो तीनों हाउसेस का ऐसे करके निकाल लिया और मेरा तो उसमें तीनों के तीन हाउसेस का ऐसे नहीं निकालना ना सर। पहला हाउस हमें देखना है कि कौन से 2 हाउसेस को सेल्फ ऑक्यूपाइड रखेंगे, एक को लेट आउट रखेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा। तो केस 1 बनाइए, अगर उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड रखते तो क्या करते फिर हाउस 1 को? अच्छा फिर हाउस 2 को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड रखेंगे, वो हाउस 3 को लेट आउट रख के जो आपका इनकम आया वो इनकम यहाँ आ जाएगी। ठीक है सर। ये केस 1 होएगा, समझ में आया? अच्छा ठीक है सर। फिर केस 2 में इसको लेट आउट ले लेंगे, इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक सर, ठीक ठीक ठीक। आया श्रेय समझ? हाँ सर। आप करके देखना इसको। ठीक है, थैंक यू सर। ओके।